मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर कृषि को कवर किया था। कृषि के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो संसाधनों की श्रेणी में हम पढ़ेंगे आज ऊर्जा तथा खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में हमने कुछ पिछली वीडियो में हाईलाइट्स भी कर दिया था। संसाधन वो वस्तुएं, वो चीज़ें, प्रकृति में पाई जाने वाली वो चीज़ें जो हमारे काम को आसान बनाती हैं, हमारी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, वे सभी संसाधन कहलाती हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की। आपने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व देखे होंगे जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। ये तत्व जैसे हम बात कर सकते हैं, आपने अपने जीवन में लोहे की चादरों को देखा होगा, लोहे के जो गेट हैं उनको देखा होगा, लोहे की चेयर को देखा होगा, या कुछ यूँ बात कर लीजिए, आपने विभिन्न प्रकार के आभूषणों को देखा होगा। जैसे सोने की हम बात कर सकते हैं, कांसा की हम बात कर सकते हैं, या तांबे की हम बात कर सकते हैं, जो ताम्र भी कहा जाता है, या हम चांदी की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे एक प्रकार के तत्व हैं। हालांकि ये तत्व पृथ्वी के भूगर्भ से खोद करके निकाले जाते हैं, इसलिए इनको हम खनिज कहते हैं। अगर यहाँ बात करें खनिज की कि खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होने वाले तत्वों को खनिज कहा जाता है। यानी पृथ्वी के भूगर्भ से, भूपरपटी से निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लिखाई करूँ, पृथ्वी की परपटी से प्राप्त होने वाले तत्वों को खनिज कहा जाता है। ठीक है, ये आप देखेंगे खनिज कहा जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से जो पदार्थ निकाले जाएंगे उनको सबको हम खनिज कहते हैं। देख लीजिए, इसकी शॉट ले सकते हैं। वास्तव में खनिजों के बारे में कहा जाता है, खनिज एक प्रकार से रासायनिक या फिर भौतिक रूप से परिवर्तित प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होते हैं, जिनके बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने बात की थी खनिज की, तो खनिज की सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषताओं की। यानी खनिज की कुछ विशेषताएं होती हैं जिस आधार पर हमने कुछ खनिज जो हमारे पृथ्वी प्राप्त होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा आता है, पॉइंट है खनिजों की विशेषताएं। सबसे पहले तो यही कि पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो क्या बात की थी हमने, पृथ्वी के भूगर्भ से या परपटी से निकाले जाते हैं जो पृथ्वी में असमान रूप से वितरित है। यानी पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ की बात कर रहे हैं वहाँ पर सारे जो खनिज हैं और उनकी विशेषताओं में हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाते हैं सारे के सारे खनिज। लेकिन एक विशेषता और ये भी है कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से प्राप्त होते हैं सभी भागों में एक समान रूप से नहीं है, यानी असमान रूप से वितरित है, यानी समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण की हम बात कर सकते हैं कि कुछ कोयला प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं, तो जहाँ से केवल कोयला ही प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। या कुछ ही बात कर लीजिए, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर कोयला प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर अन्य दूसरे प्रकार के खनिज अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इन खनिजों की जो उपलब्धता है, इन खनिजों की जो मात्रा है या वितरण है, वो पृथ्वी के भूगर्भ में असमान है। ठीक है, दूसरा खनिज ठोस, जटिल संरचना वाले होते हैं।
वाले होते हैं। खनिज जो होते हैं हमारे पृथ्वी के भूगर्भ से खनिज निकाले जाते हैं, उनकी संरचना होती है वो ठोस यानी जटिल प्रकार की होती है। ठोस रूप में हमारे खनिज अधिक मात्रा में हमारे जो खनिज है वो ठोस रूप में मिलते हैं, और इनकी जो संरचना है वो अजैव या जैविक हो सकती है। अजैविक संरचना होती है। एक बात और लिखना, यानी अजैविक पदार्थ माने जाते हैं, इनको हम अजैविक पदार्थ कहते हैं। अजैविक पदार्थ होने का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, जिन पदार्थों में वास्तव में बात करें जिनमें जीवन नहीं होता है, या जो हमारे विभिन्न कार्यों को आसान बनाते हैं लेकिन जीवन उनमें नहीं होता है, इसलिए उनको हम अजैविक संरचना भी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अजैविक में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अजैविक जो अधिकतर पदार्थ हैं उनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इनको हम अकार्बनिक भी कहते हैं। चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे, इतना केवल ध्यान रखेंगे अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं, इतना हाईलाइट करेंगे। आगे है तीसरी विशेषता है, जो हमारे खनिज हैं वो एक बार इस्तेमाल में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं, और उनको दोबारा से यानी बात कर सकते हैं इनका पुनर्भरण, या बात करते हैं नवीनीकरण की बात कर सकते हैं। नवीनीकरण आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अगर ये खनिज एक बार समाप्त हो जाए तो इनको पृथ्वी के भूगर्भ में बनने में या इकट्ठा होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए विशेषता ये भी बन जाती है। ठीक है, देखेंगे इनका आसानी से नवीनीकरण यानी रिसाइकलिंग नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, यानी जो हमारे खनिज हैं उनको आसानी से हम दोबारा से प्राप्त नहीं बना सकते। नंबर 4, कुछ खनिजों का निर्माण, ये विशेषता है, कुछ खनिजों का निर्माण एक रासायनिक तत्व के माध्यम से होता है। एक रासायनिक तत्व से होता है, यानी कुछ खनिज ऐसे होते हैं हमारे पृथ्वी के भूगोल में जो प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी जो संरचना का निर्माण है, जो उनकी निर्माण प्रक्रिया है, वो केवल एक रासायनिक तत्व के माध्यम से भी हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 विशेषता हमने हाईलाइट्स की है, इनको एक बार देख लीजिएगा। अगला आता है हमारा अगला टॉपिक, अगला इसका आता है टॉपिक हमारा खनिजों का दैनिक जीवन में उपयोग। खनिजों का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग रहता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बात की थी कि आपने विभिन्न प्रकार के तत्वों को, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने आसपास देखा होगा, और वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो बात की थी हमने जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में नंबर 2, कुछ खनिजों का उपयोग, या उपयोग हम कह सकते हैं मानव शरीर में
भोजन के तत्वों के रूप में किया जाता है। जैसे आप जानते भी, आपने सुना होगा खनिज लवण। तो खनिज लवण जो होते हैं इन्हीं खनिजों के लवण होते हैं, लवणीय रूप होते हैं जो हमारे भोजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे मानव शरीर की संरचना तथा मानव के विभिन्न प्रकार के अन्य जो बात कर सकते हैं अन्य संरचनाओं में, अन्य कोशिकीय संरचनाओं में भी हमारे खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नंबर 3 हम बात कर रहे हैं, अगला है जो खनिज है। आप जानते हैं हमने बात की थी खनिजों की जो प्राप्ति होती है पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से होती है। तो अगर प्रैक्टिकली देखें, जैसे हम खनिज निकालते हैं तो खनिजों की अगर आयु का पता कर लिया जाए तो उससे पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की आंतरिक संरचना, उसके साथ साथ पृथ्वी की जो आयु है उसके बारे में पता हम आसानी से लगा सकते हैं। तो बात करेंगे नंबर 3 उपयोग रहते थे पृथ्वी की आयु तथा आंतरिक संरचना का पता लगाने में, ठीक है। यानी पृथ्वी की आयु जो आयु है उसकी आंतरिक संरचना का पता लगाने में विभिन्न प्रकार के खनिजों का इस्तेमाल करते हैं। जो खनिज हम प्राप्त करेंगे और खनिज का हम अपनी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में या रिसर्च सेंटर में जाकर के उनकी पूरी रिसर्च करेंगे, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो खनिज हैं वो कितने पुराने हैं। और खनिज के पुराने होने की वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना किस प्रकार की है और उसकी आयु कितनी पुरानी है। तो ये कुछ यहाँ पर खनिजों के दैनिक जीवन में उपयोग के हमने हाईलाइट किए हैं। अगर मैंने यहाँ बात की विभिन्न प्रकार की वस्तु की, तो वस्तु की मैंने उदाहरण दिया था। आप बात कर सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में हमारे विभिन्न प्रकार के यंत्र बने होते हैं, लो एस्क के रूप में हम बात कर लेते हैं, या हमारे आभूषणों की हम बात कर लेते हैं, या अन्य और प्रकार के जो खनिज हैं हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों में हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते रहते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दे लीजिए। अगला टॉपिक हमारा आता है ध्यान नहीं केवल अभी हम खनिज वाला ही पोर्शन पढ़ रहे हैं, संसाधन ऊर्जा संसाधन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, केवल खनिज के बारे में। और खनिज के साथ साथ हम इसी में से ऊर्जा संसाधन को पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ खनिज हमारे ऊर्जा प्रदान भी करते हैं, ठीक है। अब हमारा पॉइंट आता है खनिजों का वर्गीकरण, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से जो खनिज निकाले जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के भूगर्भ से जो हमारे पदार्थ निकाले जाते हैं, जिसको हम खनिज कह रहे हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज की। दूसरे हमारे पृथ्वी के भूगर्भ से पदार्थ निकाले जाते हैं वो अधात्विक भी होते हैं, अधात्विक खनिज। और उसके बाद है हमारे ऊर्जा खनिज, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ खनिजों में ऊर्जा प्रदान होती है, तो हम ऊर्जा खनिजों को हम साथ साथ पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गीकरण हम शुरू कर रहे हैं, तो वर्गीकरण के बाद से आपको इस समझ में आ जाएगा कि हमारे ऊर्जा खनिज जो हमारा ऊर्जा संसाधन है वो इसी के अंतर्गत से निकल करके आता है। तो आप ऊर्जा खनिज की हमने बात की जो हमारे ऊर्जा प्रदान करते हैं पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज में ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम तो इनका एक एक करके हम विभाजन करते हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पिछली कक्षाओं में संभवतः आपने पढ़ा हो, नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं धात्विक खनिज। यानी पृथ्वी, अभी ये क्या होते हैं, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाने वाले वे खनिज जिनसे प्रमुखतया से हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। या कुछ यूँ कहिएगा कि जो धातुएं निकाली जाती हैं वो सारी की सारी हमारे धात्विक खनिज कहलाती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं धात्विक खनिज के लिए लोह अयस्क, ठीक है। लोह अयस्क है, टिन है, सोना है, चांदी, ये सारी क्या है
लोएस्ट है, किंग है, सोना है, चांदी है, ये सारे सारे हमारे क्या हैं। इस प्रकार से हम बात करें तो हमारे धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब इस धात्विक खनिज को या धातु खनिज को भी हम विभिन्न प्रकार में डिवाइड कर दिया हमने। इसको धात्विक खनिज को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले आप समझ लिए धात्विक खनिज क्या है, यानी वे पदार्थ जो धातुएं होते हैं। सबसे पहले वहाँ बात करनी होगी धातुएं क्या होती है। धातुएं होने के लिए किसी भी पदार्थ को कुछ जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर से गुजरना होता है। जैसे आपने पिछले कक्षों में पढ़ा होगा, धातु क्या होती है, चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है, धातु में तन्मयता का गुण पाया जाता है, यानी अगर उनको हम खींचें या किसी हथौड़े से या किसी वजनदार चीज़ से उन पर प्रहार करें तो वो चटक कर टूटती नहीं है, वो क्या होती है, पतली होनी शुरू हो जाती है। या उसकी बात हम कर सकते हैं, एक गुण होता है इनमें आयतन प्रसार का गुण पाया जाता है। आयतन प्रसार का मतलब आयतन के फैलाव का गुण। जैसे मैंने बात की है कि धातु को अगर हम लोहे से या हथौड़े से पीटना प्रारंभ करें तो उसके आकार में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है कुछ। और जैसे हम बात कर सकते हैं, एक और इसका एक विशेषता होती है धातुएं होने के लिए कि इनमें ये जो होते हैं विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें विद्युत, जो हम बिजली की बात करते हैं, वो करंट आसानी से प्रवाह हो जाता है, यानी विद्युत की वो सुचालक मानी जाती है। विद्युत सुचालक मानी जाती है। विद्युत प्रवाह इन पदार्थों में, इन खनिजों में आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने धात्विक खनिज की विशेषता पढ़ ली। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो हम अधात्विक खनिज तरफ बढ़ जाते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब बात कर रहे हैं धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज हमने बात की लोहा की, टिन की या सोना की, चांदी की, तो सारे क्या हमारे धातुएं कहलाते हैं। अब हम बात कर सकते हैं धातुएं भी हमारी विभिन्न प्रकार की होती है। धातुओं को भी हमने विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया है, यानी धातुओं के भी हमने विभिन्न वर्ग बना दिए हैं। कैसे देखिए, यहाँ से लोह धातु, अलोह धातु, बहुमूल्य धातु, यानी लोह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य धातु की हम बात कर रहे हैं। अब हमारी लोह धातु वो होती है जिसमें लोहे के अंश पाए जाएं, लोहे के कुछ कण पाए जाएं। उन सारी की सारी धातुओं को हम क्या कहेंगे, लोह धातु के लिए विशेषता क्या हो गई थी, लोहे के अंश पाया जाना। यानी जिन धातु में लोहे के अंश पाए जाते हैं वे सारी की सारी धातु क्या कहलाती है, हमारी लोह धातु कहलाती है। जैसे हम बात कर सकते हैं, उदाहरण है जैसे कि लोह अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये हमारी क्या है, सारी की सारी जितने भी हमने उदाहरण दिए यहाँ पर हमारी लोह धातु कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी में लोहे की, लोहेस की बात कीजिए, मैग्नीज की, कोबाल्ट की, इन सभी में क्या है, लोहे के थोड़े बहुत अंश पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अलोह धातु, यानी ऐसी धातुएं जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, अलोह का मतलब यानी लोहे के अंश नहीं पाए जाते। उदाहरण की बात कर सकते हैं, उदाहरण है जस्ता, तांबा, सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा और बॉक्साइट। हम बात कर सकते हैं इनके अलावा कुछ और धातुएं होती हैं
जिनको हम कह सकते हैं बहुमूल्य धातु, यानी ऐसी धातुएं जो बहुत ही व्यापार की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और उनकी जो कीमत होती है बहुत ऊंची होती है और उनके रखरखाव की बहुत अच्छी सुरक्षात्मक व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिंग, ये कुछ क्या हमारी बहुमूल्य धातु। ठीक है, तो भी हमारा धात्विक खनिज वाला टॉपिक क्लियर हुआ। धात्विक खनिज क्या होते हैं, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। वे पदार्थ जो प्रक्रिया से खोद के निकाले जाते हैं, जो धातुएं होती हैं, उन धातु जिनमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं, उन सारे खनिजों को हम धात्विक खनिज कहते हैं। अब आपको ये भी पता लग गया है कि धातुएं होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए किसी पदार्थ में। अगर किसी पदार्थ में विद्युत चालकता का गुण है, या किसी पदार्थ में तन्मयता का गुण है, या किसी पदार्थ में आयतन प्रसार गुणांक का गुण है, या किसी पदार्थ में हम बात कर सकते हैं हमने बात की थी चमक होने की, चमकदार होने की एक गुण होता है। तो ये हम 4 गुणों की बात कर रहे थे। अगर किसी पदार्थ में ये हैं तो वो धात्विक खनिज कहलाता है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज के बारे में और उससे आगे के टॉपिक के बारे में। यहीं तक आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।